करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के बारे में सर्वोत्तम वर्णन कौन सा एक ऑप्शन करता है विज्ञान के बारे में। साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड स्टैटिक, यानी फिक्स है, नहीं भाई चेंज तो होती हैं चीजें। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की एक इकाई है एवं निर्माण की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान की क्या है, एक इकाई है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल गया है डिस्क्रिप्शन इसमें कमेंट सेक्शन में भी, तो आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्ट। तो साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम नॉलेज को बिल्ड करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, जानते हैं। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमेटाइज्ड, क्यों, कंस्ट्रक्टिंग नहीं है, बनते नहीं रह सकती है। साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड डायनेमिक। अब आप बताइए कौन सा सही होगा। सिंपल सा तरीका, यहाँ पे हम बच्चों की नजर से देख रहे हैं कि बच्चों की नजर से साइंस क्या होना चाहिए, तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, साथ में प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, कि कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ये भी साइंस बताता है। तो बी ऑप्शन मच बेटर है बाकी के तीनों ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीएफ के बारे में बात हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। एनसीएफ यही कहेगा, कोई भी पॉलिसी यही कहेगी। पढ़िए एक बार, नहीं तो इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे। देखिए जवाब दीजिए। एज पर एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग, यानी ईवीएस में सीखने के विषय में कौन सी एक बात एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही है, यानी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा। पहला ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। पहले यहां देख लिया करो ऑप्शन में कि 3 ऑप्शन सही मांगे हमसे कि 2, क्योंकि हमें सारे सही नहीं चाहिए, जैसे ऑप्शन दिए होंगे वैसे हम सही निकाल लेंगे। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ईवीएस में सीखने को सही तरीके से परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना। बताइए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना, कि आप कैसे एक्वायर करेंगे नॉलेज, ठीक है, एनवायरमेंट से एक्टिविटी करेंगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड स्किल्स अमंग लर्नर्स, आप स्किल्स और आइडियाज शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, इसमें बच्चा पैसिव होगा, क्योंकि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट भर लिया आपने इन्फॉर्मेशन को, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नहीं किया। यहां बच्चा क्या था, ए फॉर एक्टिव, यहां बच्चा क्या था, ए फॉर एक्टिव। डी ऑप्शन क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये तो बेस्ट है ही, तो यहां भी बच्चा ए फॉर एक्टिव है, और जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो पॉजिटिव है हमारे लिए। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी, ए और बी, यानी ए बी डी सही है, सी गलत है। तो जिसमें सी है वो सारे ऑप्शन हटा दिए हमने, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सिर्फ डी ए बी सही है यहाँ पे, बाकी तीनों जो हैं वो गलत हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, बताइएगा। 68% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की व्याख्या करने की बात हो रही है। रात होते ही सो जाते हो आप लोग, हैं, अच्छी बात है, बट थोड़ा पढ़ भी लो, अब पेपर आ रहा है। 10 सवाल और हैं हमारे पास, तसल्ली से चल रहे हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग समझते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम ईवीएस की बात करें तो कौन सी एक बात सही से बताएगी ईवीएस के बारे में। आ सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं पढ़ा जाता है ईवीएस में। आप ईवीएस यानी पर्यावरण भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडीज यानी सामाजिक शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और आप विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं प्राइमरी लेवल पे। आ सब्जेक्ट टॉट इन क्लास 1 to 5, तो उसके बाद नहीं पढ़ाते ईवीएस, ये भी गलत है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, हाँ अपने एनवायरनमेंट के बारे में बच्चा जानेगा। आ सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट वेरियस थीम, अब ये कहना यहाँ गलत हो जाएगा कि सिर्फ वेरियस थीम्स जिसमें है वो सब्जेक्ट है। बात हो रही है बच्चे के भले की। सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, अब इस चाइल्ड के एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल स्टडीज भी आ गया, साइंसेस भी आ गया, और सोशल स्टडीज भी आ गया, यानी एनवायरनमेंट में तो सब कुछ है। तो ये है कि बच्चे के आसपास जो भी है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है जिसमें सिर्फ पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। सब भाषा से खेल गए हैं लोग इसमें, तो सी ऑप्शन ही सही है, बाकी सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट व्हाइल हर ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो।
इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे रखा है, जो शायद हम स्कूल्स में अगर पढ़ाने लग जाएं तो हमारे देश में या जहां पर भी ये चीज समझाई जाएगी वहां जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात धीरे धीरे दिमाग में जाने लगेगी, है ना। देखिएगा, जो चल रहा है शानू उतना कर लो, हो जाएगा पेपर क्लियर, है ना। अगर आज भी स्टार्ट किया है ना, कल मैं एक प्लान बताने वाली हूँ कि अब आप अगले 15, 20, 25 दिन जितने भी हैं, 1 महीना जिसके भी पेपर में जितने दिन हैं, क्या करने वाले हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट। यानी रीटा ने एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीटा पूछती है अपनी शिक्षिका से कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे आज भी यही स्थिति होगी, है ना, कि भाई और बहन अगर बैठे हुए हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया चाय जो है वो बहन ही बनाएगी। ये क्या है, बताओ बताओ। अब कई लोगों के पेट में दर्द होगा देखना, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि हमने काम को जेंडर से जोड़ दिया है ना। और इस चक्कर में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं ये काम क्यों करूं, या मैं लड़की हूं, ये तो मेरा काम नहीं है, बाहर से तो पिताजी ही जाकर के सामान ला पाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये गड़बड़ है। अब ये बात पूछी जा रही है हमसे कि ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस? क्या ये इशू ईवीएस से रिलेटेड है? फिर आप क्या पढ़ाएंगे उनको, किस सब्जेक्ट में ये बातें आएंगी? बिल्कुल रिलेटेड है, इवन किसी भी सब्जेक्ट में ये बात की जा सकती है। तो अगर हम बात करें नो सिंस इट डज नॉट नर्चर क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों इससे कुछ रचनात्मक, कुछ नया नहीं निकल के आएगा। नो सिंस इट इज कंसर्न्ड विद द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, कि नॉर्मल रूटीन से जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर कहां करेंगे ये बातें, कहीं और होंगी। यस सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने पढ़ा है ईवीएस की थीम्स में भी कि कैसे अनटचेबिलिटी या जाति वगैरह के ऊपर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हुई है कि कैसे जरूरी है इक्वालिटी। भाई दोनों ह्यूमंस ही है ना, मानव ही है ना, महिला हो चाहे पुरुष, तो इक्वालिटी की जरूरत है कि नहीं है, दोनों इंसान ही है, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यस सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव हम लोगों में ना करें। ये भेदभाव हर जगह पे निहित है, अगर आप देखेंगे जहां पे चेंज आ पा रहा है बहुत बढ़िया है। सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की ही बात नहीं हो रही, ये अलग अलग तरीके से बात हो सकती है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही, तो यस ये एनवायरमेंट का ही इशू है, ये हमारे एनवायरमेंट में आसपास होता है, इसलिए ईवीएस में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। सिंपल बात है। एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, यस सिंस स्टूडेंट इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हर डेली लाइफ। उससे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि हम इस इशू को इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात एनवायरमेंट में करते हैं, इसलिए जरूरी है इसको ईवीएस में डिस्कस करना। सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी डेली लाइफ की बातें कर रहा है। बहुत ही क्लोज आंसर था इसमें, डी भी सही लग सकता था कई लोगों को, जो कि गलत नहीं था, बट उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास था। क्योंकि हम ईवीएस पेडागोजी पढ़ते समय ये जानते हैं कि हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन को हम पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी को हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 21, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन पढ़ाते समय यानी जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा कि जल को बचाने के लिए। कलेक्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड सॉन्ग्स रिलेटेड टू सेविंग वाटर, यानी जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे कराएं। ठीक लग रही है बात। फिर आता है बी ऑप्शन, ऑब्जर्व पिक्चर्स रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर एंड डिस्कस वेयर द यूज ऑफ वाटर इज मोर, यानी जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहां जल का अधिक प्रयोग हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है। सी ऑप्शन है, प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर, यानी वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाया जाए। बच्चा एक्टिव यहां है। फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एक्टिविटीज दे कैन डू यूजिंग वाटर एंड विदाउट वाटर, यानी पिक्चर ऑफ एक्टिविटीज पे लटके बड़े हैं। यहां भी हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ स्टोरी और पोएम की बात कर रहे हैं। सबसे बेहतर कहां है, जहां बच्चा एक्टिव होगा, वो खुद इन्वॉल्व होगा जब किसी एक्टिविटी में, तो उस चीज को भूलेगा नहीं वो। तो वे और उनके परिवार के सदस्य जल का एक बजट बनाया जाए कि कैसे घर में पानी उपयोग किया जाता है। ऐसा तो नहीं है मम्मी या पापा कोई गाड़ी धो रहा है घर में तो वो पूरी दुनिया का पानी वहां यूज हो गया, है ना। कुछ टैप खुली हुई है, बर्तन धोते समय तो वो खुली ही हुई है, तो वो ऐसे क्या होगा, बजट बनाया जाएगा। तो बच्चा अवेयर होगा इससे अपनी ही डेली लाइफ में कि पानी वो वेस्ट कहां कर पा रहा है या क्यों हो रहा है, कर पा रहा है क्या कर रहा है। सी ऑप्शन, तो ये बच्चों की लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड सी ऑप्शन था, बाकी भी सही थे बट बेस्ट सी ही था। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, एक एजुकेशनल ट्रिप पे, फील्ड ट्रिप पर लेकर के गए बच्चे को ताजमहल या जहां भी मन किया, गोल्डन टेम्पल, वॉट एवर इट मे बी, वहां तो लेके जाते हैं ना बहुत सारे बच्चों को, अक्षरधाम लेकर के जाया जाता है, या अगर हम बात करें लोटस टेम्पल लेकर के जाया जाता है। अलग अलग जगह पे एजुकेशनल ट्रिप हो सकती हैं आपकी स्कूल में। टू फॉरेस्ट एट नाइट,
कहाँ लेके गए? जंगल में लेके गए रात को, ताकि डर लगे थोड़ा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, मतलब इसलिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। एक कक्षा 3 का बच्चा है, ड्रॉज योर अटेंशन, उस पर आपका ध्यान जाता है टुवर्ड्स दी चिरी चिरी। अच्छा, आपकी अटेंशन खींचता है, आपका ध्यान लेकर के जाता है ची ची की आवाज पे। चिरी चिरी की आवाज आ रही है कहीं से, त्री त्री वॉट एवर द आवाज इज, वॉइस मेड बाय एन इंसेक्ट एंड आस। एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है वहां पे जो आवाज क्रैक की ची ची जो भी है, ठीक। व्हाट इज इट? अब वो बच्चा पूछता है कि मैडम ये किस चीज की आवाज है? तो दूसरे बच्चे ने कहा, अनदर स्टूडेंट रिप्लाइड, दैट इज द साउंड ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग, यानी ये तारों के चमकने की आवाज है। ऐसा थोड़ा ही होता है, लेकिन बच्चा है, नाइव थियरी है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है ना। तो ये क्या है? हाँ ठीक है, उसको लगा कि ये तो तारों के ट्विंकलिंग की आवाज है। दूसरे बच्चे ने कहा, तो अब एज एन ईवीएस टीचर व्हाट वुड यू डू? यार इतने लेंदी क्वेश्चन इन्होंने इस बार डाले हैं भर भर के, पेडागोजी के क्वेश्चन वैसे भी लेंदी होते हैं। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें कि तारों की चमकने की आवाज है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है हाँ सही है, करेक्ट है। द स्टूडेंट बाय टेलिंग इट इज अ वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय एन इंसेक्ट, यानी आप करेक्ट कर देंगे उसको, करेक्ट द स्टूडेंट, विद्यार्थी को सही बता देंगे, तुरंत सही नहीं बता दे, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने देते हैं पहले बच्चे को। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज, यानी दूसरे बच्चों को भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने देंगे। या फिर सी ऑप्शन, एक्सेप्ट दिस एक्सप्लेनेशन सिंस दे विल लर्न इन हायर क्लासेस, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में जाके उत्तर सही सीख लेंगे। तो सही उत्तर सीखना जरूरी है या अभी भी जान सकते हैं? फिर आता है डी ऑप्शन, आस्क स्टूडेंट्स टू सर्च फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम। अच्छा, मतलब कीड़ों में झांक झांक के देखें, वो सांप कीड़ा देखें सबको नहीं। ये बात तो करेक्ट है, बट इसको तुरंत नहीं बताते,